राजस्थान अध्ययन के अंतर्गत हम राजस्थान के भौतिक विभाग या भू आकृतिक प्रदेश या उच्चावच के बारे में पढ़ा। इसके हमने 4 भागों के बारे में पढ़ा और इसके चारों के नाम आपको पता है। पहला था उत्तर पश्चिम का मरुस्थल भाग। आज हम इसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पेट्रोलियम मिलता है। यह पेट्रोलियम टर्सरी काल की चट्टानों से मिलता है। ये अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम कौन से काल की चट्टानों में मिलता है, तो आपको लिखना है टर्सरी काल की। ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? कायांतरित अवसादी, तो इसमें आपको लिखना है अवसादी चट्टानें। उत्तर पश्चिम के मरुस्थल भाग में राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। तो रेड क्लिफ लाइन और अरावली के बीच का भाग ये उत्तर पश्चिम मरुस्थल भाग कहलाता है। इसमें 12 जिले शामिल है। यह 12 जिले आप राजस्थान के नक्शा बना के उस नक्शे के अंदर भरना सीख लेना। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इसमें जालोर, पाली, नागौर और सीकर शामिल है। मैंने ये इस सीमा के ये जिले लिए हैं, लेकिन शामिल नहीं है, ध्यान देना, सिरोही, अजमेर, जयपुर, अलवर ये शामिल नहीं है। अगर आप इसको नक्शे में देखोगे तो आप यहाँ से राजस्थान जैसे चाकू से काटते हैं, इस प्रकार यहाँ से अलग दिखाई देगा। तो ये जिले आप एक बार राजस्थान का नक्शा लेकर उसमें भर लें। इसका क्षेत्रफल कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का 61% भाग है और यहाँ राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। पचपदरा, लूणकरणसर, टिडवाना, सांबर आदि खारे पानी की झीलें इसी भाग में स्थित है। इस भाग को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसे हम वर्षा रेखा, समवर्षा रेखा के आधार पर बांटेंगे। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से 2 भागों में इस प्रकार से यहाँ से बांटेगी। तो पहला होगा शुष्क भाग, दूसरा होगा अर्ध शुष्क भाग। शुष्क भाग में हम देखेंगे, शुष्क भाग को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। एक बालू का स्तूप युक्त और दूसरा बालू का स्तूप मुक्त। जहाँ रेत के टीले हैं वो बालू का स्तूप युक्त होगा और जहाँ रेत नहीं है वो बालू का स्तूप मुक्त भाग होगा। इसमें पूछे जाने वाले सवाल ये है कि जो बालू का स्तूप है या रेत के जो टीले हैं वो कितने प्रकार के हैं। वैसे ये सवाल आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि पौना अनुवर्ती यानी रेखीय ये मरुस्थल के टीले इस प्रकार है। जैसे यहाँ से हवा ऐसे मान लो बह रही है तो ये टीले इस प्रकार से सीधे बनेंगे। दूसरे बरखान प्रकार के टीले जो चंद्राकार आकार में ऐसे बनते हैं, ये वनस्पति विहीन होते हैं क्योंकि ये रेत हमेशा अपना स्थान बदलती रहती है। इसको थली कहते हैं या दंड कहते हैं स्थानीय भाषा में। ये बरखान प्रकार है। तीसरा अनुप्रस्थ प्रकार के, चौथा पैराबोलिक प्रकार के। हालांकि 5वां छठा है लेकिन आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। एक इस प्रकार जो हवाओं के समांतर है ये अनुप्रस्थ। तो आपसे इतने ही सवाल ये पूछे जा सकते हैं। विशेषकर बरखान के बारे में पूछा जाएगा कि इसका आकार क्या है। आपको याद रखना है अर्धचंद्राकार। या आपसे ये पूछ ले कि वनस्पति विहीन कौन से टीले हैं, तो वो बरखान टीले हैं। ये पैराबोलिक, ये हेयर पेन की तरह इस प्रकार से बने होते हैं। आपको इतना से याद रखना है। वैसे ये परीक्षा में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आप बरखान याद कर लेना। बालू का मुक्त प्रदेश कौन कौन से हैं, तो आपको एक याद करना है, फलोदी और पोखरण। ये पोखरण जैसलमेर में है, फलोदी जोधपुर में। इसका कुछ भाग ऐसा है जहां पर बिल्कुल भी रेत नहीं है, तो ये बालू का मुक्त प्रदेश है। जैसलमेर के आकल वुड फॉसिल्स पार्क, ये जीवाश्म पार्क है आकल गांव जैसलमेर में। आपको याद ये करना है कि ये कौन से काल का है, तो ये जुरासिक काल का है। जुरासिक काल में आप जानते हैं डायनासोर थे, तो ये डायनासोर के काल का है
और यहाँ जीवाश्म मिले हैं। ये जीवाश्म किसके हैं? वुड के, लकड़ी के, पेड़ों के। तो ये पेड़ों के जीवाश्म यहाँ मिले थे। अगला एक सवाल बनता है कि लाठी सीरीज क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लाठी सीरीज क्षेत्र भूगर्भीय जल पट्टी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जमीन में मीठा पानी बहुतायत से मिलता है। अगर यहाँ नलकूप खोदा जाए तो अपने आप ही पानी बाहर आने लगता है। तो शायद यहाँ प्राचीन कालीन सरस्वती नदी यहाँ बहती थी। तो ये लाठी सीरीज क्षेत्र प्रसिद्ध है। कच्छ के रण से बीकानेर के मध्य लघु मरुस्थल कहलाता है। यहाँ निम्न दलदली भूमि पाई जाती है। ये निम्न दलदली भूमि अस्थायी झीलें हैं जो गर्मियों में सूख जाती हैं, लेकिन बाकी समय ये रहती है। इसको स्थानीय भाषा में रण कहते हैं या रण कहते हैं। अपने मारवाड़ी में इसको रण कहते हैं और हिंदी में इसे रण लिखते हैं। दूसरा प्रकार जो अर्ध शुष्क प्रकार, जिसे राजस्थान का बांगर कहते हैं या बांगड़ भी कहते हैं। हालांकि बांगड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा है, लेकिन इसे भी राजस्थान का बांगर कहते हैं। ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और अरावली के मध्य स्थित है। हम जानते हैं कि जो ये राजस्थान, मान लो इसे ये कटा, मरुस्थली भाग इधर रह गया, तो इसमें भी यहाँ से कटा, तो इसके बीच का ये भाग, ये थी रेड क्लिफ रेखा, इसके बीच का ये भाग। यदि हम इसी 3 भागों में बांटे तो ये घग्गर का मैदान, लूणी बेसिन और नागौरी उच्च भूमि 3 भागों में हम बांटेंगे। घग्गर के बारे में कुछ सवाल बनते हैं। ये घग्गर नदी सरस्वती की सहायक नदी थी। इसे मृत्यु नदी कहते हैं। ये भटनेर यानी हनुमानगढ़ इसके किनारे स्थित है। इसका पानी वैसे आमतौर पर सूरतगढ़ तक जाता है, लेकिन यदि बाढ़ आ जाए या ज़्यादा पानी आ जाए तो ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान का एक बांध है, जिसे स्थानीय भाषा में हकड़ा कहते हैं। ये हकड़ा तक जाता है और इस नदी का क्षेत्र नाली कहलाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नाली क्षेत्र कौन सी नदी का क्षेत्र है, या मृत नदी किसे कहते हैं, या भटनेर किस नदी के किनारे है, या हकड़ा से आप क्या समझते हैं, या हकड़ा क्या था, कहाँ स्थित है। इस प्रकार के सवाल इसके बारे में बन सकते हैं। लूणी की बात करें तो ये गोडवाड़ क्षेत्र में बहती है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा है, उसके बाद में ये पानी खारा हो जाता है। ये नदी अक्सर बाढ़ ले आती है, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम की जो हवाएं चलती है, उस हवाओं के कारण जो समुद्र से नमक साथ में आ जाता है, जिससे नदी का जल मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। दूसरी यहाँ रेत उड़ती है, इसके कारण नदी का जो मार्ग है वो हमेशा बदलता रहता है। इस कारण ये नदी अक्सर बाढ़ लाती है। इस क्षेत्र में कुछ बांध बने हुए हैं, जैसे जसवंत सागर, जिसे पिंचियाक बांध कहते हैं, सरदार समन, ज्वाई बांध, हेमावास बांध, नया गांव बांध। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ स्थित है। लूणी की पूर्वी सीमा कौन सा पहाड़ बनाता है, ये परीक्षा में सवाल बन सकता है। तो आपको आना चाहिए काला भूरा डूंगर, ये लूणी नदी की पूर्वी सीमा बनाता है। अगला नागौरी उच्च भूमि, ये माइका शिष्ट नमकीन चट्टानों से बना है, इसलिए यहाँ खारी झीलें होती है। ये परीक्षा में पूछ सकते हैं कौन सी चट्टानें हैं, माइका शिष्ट नमकीन चट्टानें। यहाँ डीडवाना, कुचामन, सांभर और नावाद आदि झीलें स्थित हैं। ये एक बार पूछा गया है पहले कि नमक किस विधि से बनता है या किस सिद्धांत के द्वारा बनता है, तो आपको आना चाहिए केसिका टोन। ये एक बार परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। शेखावटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, ये तीसरा भाग, ये 2 हो गया, घग्गर 1, ये 3, ये अर्धशुष्क का तीसरा भाग। यहाँ बरखान बालू का स्तूप है, हम पढ़ चुके हैं कि ये रोज अपने स्थान बदलते हैं। यहाँ नदियाँ बहती है, कांतली, मेथा, रूपनगढ़, खारी, बांडी का नाला और खंडेला। ये नदियों के नाम याद रखना। ये नदियाँ, इनमें से ये नदियाँ सांबर झील में जाती है। कच्चे और पक्के कुएं, इनको वहाँ जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। बालू का स्तूपों के बीच जो जल इकट्ठा होता है उसे सर या सरोवर कहते हैं। इसके आधार पर वहाँ के गांवों के नाम है मानासर, बुलासर, सालासर,
कानासर, जसूसर आदि। राष्ट्रीय मरी उद्यान के बारे में बात करें तो ये 2 जिलों बाड़मेर और जैसलमेर में स्थित है। ये राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क इसी राष्ट्रीय मरी उद्यान में स्थित है। थार मरुस्थल ये विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। इसका निर्माण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से हुआ। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह भारत का ऋतु चक्र को निर्धारित करता है, क्योंकि जब थार मरुस्थल में सूर्य की किरणें पड़ती है तो यहाँ रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तापमान बहुत उच्च हो जाता है। जब उच्च तापमान होता है तो न्यून वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। जब न्यून वायुदाब क्षेत्र बनता है तो यह मानसूनी हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे पूरे भारत में बारिश होती है। लेकिन हमारा रेगिस्तान अरावली के वृष्टि सहायक क्षेत्र में पड़ने के कारण यहाँ वर्षा कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि रेगिस्तान भारत के लिए तो वर्षा लाता है, लेकिन खुद वर्षा अपने ऊपर नहीं करवाता। इस प्रकार ये भारत के ऋतु चक्र को निर्धारित करता है। लूनी नदी के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, कहाँ से निकलती है? तो नाग पहाड़ अजमेर से, फिर ये अजमेर से होते हुए नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर और फिर यहाँ गुजरात में कच्छ के रण तक जाती है। ये सवाल भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।